नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बल गतिकी और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अधिकतम प्रायिक गतिज ऊर्जा और इसको अति संभाव्य गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं तथा मैक्सवेल वितरण वक्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक होता है। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अर्थात अभिकारक के अणुओं को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो अभिकारक अणु होते हैं उनके मध्य टक्कर होना आवश्यक होता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब अभिकारक अणु एक दूसरे से टकराते हैं। अभिकारक अणुओं के मध्य बहुत सारी टक्करें होती हैं, लेकिन उन सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती। जिन टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं। देखो, प्रभावी टक्करें कब होती हैं? जब अणुओं की जो अभिकारक अणु होते हैं, जब अभिकारक अणुओं की कुल ऊर्जा अभिक्रिया की देहली ऊर्जा से अधिक या उसके बराबर हो जाती है तो उनके मध्य होने वाली जो टक्कर होती है वो प्रभावी टक्कर होती है। प्रभावी टक्कर होने पर जो अभिकारक अणु हैं वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं उस अभिक्रिया की देहली ऊर्जा। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया की एक निश्चित देहली ऊर्जा होती है। तो जब अभिकारक अणुओं की ऊर्जा की जो कुल ऊर्जा होती है अभिकारक अणुओं की वो देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो जाती है तो तब रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब उनके बीच जो टक्कर होती है ना, वो टक्कर तब प्रोडक्ट में बदलती है, उससे प्रोडक्ट बनता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। जो अभिकारक अणु होते हैं, अभिकारक के सभी अणुओं की जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा वो एक समान नहीं होती। अभिकारक के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा एक समान नहीं होती। यद्यपि किसी निश्चित ताप पर एक स्थिर गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का अनुपात स्थिर रहता है। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो अभिकारक अणु होते हैं, अभिकारक के सभी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है, सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या बताया मैंने? समान नहीं होती। यद्यपि किसी निश्चित ताप और मान लीजिए T, मान लीजिए यद्यपि किसी निश्चित ताप T पर एक स्थिर गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का अनुपात जिसे Ne/NT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। NT जो होता है ये कुल अणुओं की संख्या होती है और Ne स्थिर गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या है, का अनुपात स्थिर रहता है। देखो भाई, जो अभिकारक अणु होते हैं सभी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो समान नहीं होती।
लेकिन किसी निश्चित ताप पर एक स्थिर ऊर्जा वाले अणुओं का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है। देखो, इसको आप यहाँ से इस तरीके से ये बात आपकी समझ में आएगी। देखो, मान लो एक पात्र में किसी गैस के 1000 अणु हैं। ये संख्या बहुत थोड़ी है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो 1000 अणु है एक पात्र में गैस के, कुल अणुओं की संख्या NT 1000 है। देखो, इन 1000 अणुओं में से मान लो 100 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 90 जूल है, 500 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 120 जूल है, ऊर्जा जूल में दी हुई है, और 200 अणु ऐसे हैं जिनकी जो ऊर्जा है वो 180 जूल है, 100 अणु ऐसे हैं जिनकी 200 जूल है, 50 ऐसे जिनकी 250 जूल है, 50 ऐसे जिनकी 300 जूल है ना। तो अणु कितने हो गए? ये 400 है ना, 1000 अणु हो गए। अच्छा, देखो, मैंने आपको ये बताया कि अभिकारक के सभी अणुओं की ऊर्जा बराबर नहीं होती, लेकिन किसी निश्चित ताप पर एक स्थिर ऊर्जा वाले अणुओं का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है। जैसे देखो, मान लो गैस के अणु कितने हैं? 1000 अणु हैं। 1000 अणु में से 100 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 90 है। 90 जूल वाले अणुओं की संख्या कितनी? 100 है। कुछ अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 120 जूल है, ऐसे अणुओं की संख्या कितनी है? 500 है ना। 180 जूल वाले अणु कितने हैं? 200 है। 100 अणु ऐसे जिनकी ऊर्जा कितनी? 200 जूल है। 50 अणु ऐसे जिनकी 250 है, और 50 ऐसे जिनकी 300 जूल है। तो कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित ताप पर एक स्थिर ऊर्जा वाले अणुओं का जो अंश होता है या अनुपात होता है वो स्थिर रहता है। जैसे ये 90 जूल ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या 100 है, तो इनका जो अंश होगा, अंश या इसे बोलते हैं, अंश को बोलते हैं अनुपात भी कहते हैं, इसको अनुपात, है ना। अंश को क्या बोलेंगे? अनुपात। और या इसको प्रभाज भी कहते हैं, प्रभाज। अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? फ्रैक्शन। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे ये 90 जूल वाले ऊर्जा वाले 100 अणु है, तो इनका जो फ्रैक्शन होगा इनकी संख्या बटे कुल संख्या। ऐसे ही इनकी संख्या 500 अणु है, ये इनकी कुल संख्या है ना, NE की जगह ये 500 कुल संख्या बटे 500 बटे अणुओं की कुल संख्या, तो 120 जूल ऊर्जा वाले अणुओं का फ्रैक्शन निकल जाएगा। 200 बटे 1000 कर दो तो 180 जूल ऊर्जा वाले अणुओं का फ्रैक्शन निकल जाएगा। इसके बटे 1000 कर दो तो 200 जूल वाले अणुओं का फ्रैक्शन निकल जाएगा, है ना। निकालिए, देखो 100, तो इनका फ्रैक्शन कितना होगा? 100 बटे 1000 बराबर 0.1 हो गया, है ना। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 500 बटे 1000 कर दीजिए, इनका फ्रैक्शन कितना हो गया? 0.5 हो गया। 200 बटे 1000 करिए, ये कितना हो गया? 0.2। यानी कि अणुओं का अंश 2.2 ऐसा है जिनकी ऊर्जा 180 जूल है ना। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 100 बटे 1000 बराबर 0.1। इसका फ्रैक्शन 50 बटे 1000 बराबर 0.05। ऐसे ये 50 बटे, मतलब अणुओं की संख्या को कुल अणुओं की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो उस ऊर्जा वाले अणुओं का फ्रैक्शन निकल जाएगा। 50 बटे 1000 बराबर 0.505। और इनका जो टोटल होता है ना, कुल फ्रैक्शन का योग जो होता है वो 1 होता है। कुल योग मतलब 1 होता है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जो अभिकारक अणु होते हैं, सभी अभिकारक अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो एक समान नहीं होती, लेकिन फिर भी निश्चित ताप पर एक स्थिर ऊर्जा वाले अणुओं का
अनुपात स्थिर रहता है। देखो यदि देखो मान लीजिए निश्चित ताप टी पर 90 जूल ऊर्जा वाले अणुओं का अनुपात स्थिर रहता है। ये अंश क्या है इसका 0.1 फ्रैक्शन, मतलब ये 100 अणु ऐसे हैं, 100 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 90 जूल है, या 0.1 फ्रैक्शन ऐसा है अणुओं का कि जिसकी ऊर्जा 90 जूल है। 500 अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 120 जूल है, या ऐसा बोलेंगे 0.5 फ्रैक्शन अणुओं का 0.5 फ्रैक्शन ऐसा है जिसकी ऊर्जा कितनी है 120 जूल है। अणुओं का 0.2 फ्रैक्शन ऐसा है कि उनकी ऊर्जा 180 है। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा देखो, जो फ्रैक्शन का मान अगर अणुओं की संख्या ज़्यादा है तो फ्रैक्शन अधिक है ना। अणुओं की संख्या देखो 500 अणु है तो फ्रैक्शन 0.5 है, इसके 50 अणु है तो इसका फ्रैक्शन 0.05 है। कहने का मतलब अगर अणु ज़्यादा है, किसी ऊर्जा के अणु ज़्यादा है तो उनका जो फ्रैक्शन होगा वो अधिक होता है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि किसी निश्चित ताप पर एक निश्चित गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है। यदि अणुओं की गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश के बीच में ग्राफ खींचे तो एक इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। देखो, अगर हम अणुओं के अंश, अणुओं का अंश है ना, फ्रैक्शन, या इसे प्रभाज भी कहते हैं, फ्रैक्शन, और या इसको क्या बोलते हैं प्रभाज, या इसे अनुपात भी कहते हैं। यदि अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के बीच में हम ग्राफ खींचे तो देखो एक इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। एक हमको इस प्रकार का वक्र हमें प्राप्त होता है, इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। ये अक्ष अणुओं के अंश को प्रदर्शित करती है, ये गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। ऊपर की ओर जाने पर अणुओं का अंश बढ़ता है, इधर राइट साइड में जाने पर ये गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो जब अभिकारक अणुओं के अंश या अभिकारक अणुओं के प्रभाजों और उनकी गतिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। और ये जो इस वक्र की जो चोटी होती है, ये इस वक्र की चोटी जो होती है, ये अणुओं के अधिकतम अंश को, जिनकी गतिज ऊर्जा समान होती है, उसको प्रदर्शित करती है। ये वक्र देखो, अणुओं का अंश ऊपर की ओर जाने पर बढ़ रहा है ना, ये इस वक्र की अधिकतम ऊंचाई है। तो जो इस वक्र की जो चोटी है, ये अणुओं के अधिकतम अंश को प्रदर्शित करती है जिनकी गतिज ऊर्जा समान होती है। गतिज ऊर्जा कितनी है इनकी? गतिज ऊर्जा है इनकी ये गतिज ऊर्जा है ना, टी टेम्परेचर पर। तो जो इस वक्र की जो चोटी होती है वो अणुओं के अधिकतम अंश को, या कहते हैं अणुओं की अधिकतम संख्या को प्रदर्शित करती है जिनकी ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा समान होती है। इसे और इस गतिज ऊर्जा को, मतलब वो गतिज ऊर्जा जो अणुओं के अधिकतम अंश की गतिज ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कहलाती है। इसे कहते हैं हम अधिकतम प्रायिक गतिज ऊर्जा। इसी को कहते हैं हम ये अधिकतम प्रायिक गतिज ऊर्जा, या इसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, इसी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और इस वक्र को, ये जो वक्र प्राप्त होता है, इस वक्र को ऊर्जाओं का मैक्सवेल बोल्ट्जमान, इस वक्र को क्या कहते हैं? मैक्सवेल
मैक्सवेल बोल्ट्जमान वक्र कहते हैं। इस वक्र को क्या बोलते हैं? ऊर्जाओं का मैक्सवेल बोल्ट्जमान वक्र कहते हैं। देखो ये एनर्जी क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाती है? ये अणुओं के अधिकतम अंश की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, यहाँ पर जो है जितना मान है ये अणुओं के अधिकतम अंश की काइनेटिक एनर्जी है। मतलब अधिकतम अणुओं की काइनेटिक एनर्जी ये है गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी से कम या इससे अधिक ऊर्जा वाले जो अणुओं की संख्या होती है वो कम होती है। अच्छा, एक चीज और देखो इसमें। देखो मान लीजिए इस वक्र में ये जो बिंदु A है, यहाँ पे ये बिंदु A, ये अभिक्रिया की देहली ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ये बिंदु A क्या प्रदर्शित करता है? अभिक्रिया की देहली ऊर्जा को। मतलब जब हम इधर को जाते हैं तो देहली ऊर्जा, अणुओं की जो ऊर्जा होती है ना, यहाँ पे जो ये है, देखो ये देहली ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है बिंदु। और देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अणुओं के अंश को प्रदर्शित कर रहा है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर है। और जब हम इधर को जाते हैं तो अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक हो जाती है। मान लो ये बिंदु, ये मान लो B है, ये C है, ये D है। तो ये जो एरिया है ABC, ये एरिया ABC, क्योंकि देखो अगर अणु की गतिज ऊर्जा इस A के इधर है, अणु की गतिज ऊर्जा इस बिंदु से पहले का मान है, तो अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया तभी होगी जब अणु की जो ऊर्जा, कुल ऊर्जा होगी ना, उसका मान देहली ऊर्जा के बराबर होगा या उससे अधिक होगा, तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इधर जाने पर जो देहली ऊर्जा, जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वो उसका मान बढ़ता है। तो ये जो एरिया है, ये ABC, ये उन अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है ना। और देखो इन अणुओं की संख्या कम होती है, उन अणुओं की संख्या कम होती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है। देखो इनका फ्रैक्शन कितना है? फ्रैक्शन इनका देखो यहाँ से लेकर के, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैठेगा, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैठेगा। इनका फ्रैक्शन देखो, इसका फ्रैक्शन देखो, यहाँ पे इनका फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना, जिनकी गतिज ऊर्जा समान है लेकिन ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है ना। फ्रैक्शन को यहाँ से देखो, इस दूरी से ये फ्रैक्शन ज़्यादा है, ये फ्रैक्शन कम है। तो जिन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है, ये एरिया उसको प्रदर्शित करता है। और इससे ये पता चलता है कि उन अणुओं की संख्या कम होती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है। अच्छा, आगे देखो इसमें, अगर हम जब ताप को बढ़ाते हैं और मान लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ताप बढ़ाने पर ये जो इस वक्र की जो चोटी है ये दाईं ओर विस्थापित हो जाती है और इस तरीके से ग्राफ बनता है। वक्र की चोटी जो है ये क्या दाईं ओर विस्थापित हो जाती है। देखो इस तरीके से वक्र की चोटी, ये वक्र की जो चोटी होती है ये दाईं ओर विस्थापित हो जाती है। वक्र की चोटी देखो, अब ये चोटी यहाँ पर आ गई, ये चोटी कहाँ आ गई? ये आ गई, चोटी आ गई ये। और ये टेम्परेचर क्या है इसका? T+10 केल्विन, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। देखो देखो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये जो इस वक्र की जो चोटी है ना, ये दाईं ओर विस्थापित हो जाती है। देखो पहले, और देखो अब जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले अणु हैं, देखो ये इस वक्र की चोटी ये प्रदर्शित करती है अणुओं के अधिकतम अंश को, जिनकी
काइनेटिक ऊर्जा समान होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले अणुओं का जो अंश है वो घटता है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले अणुओं का अंश क्या है? घटता है। देखो पहले मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले अणुओं का अंश इतना था, अब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले अणुओं का अंश क्या हो गया? इतना होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले अणुओं का अंश तो घटता है, लेकिन जिन अणुओं की मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है ना वो बढ़ जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है? बढ़ जाती है। और उन अणुओं का अंश बढ़ जाता है जिनकी ऊर्जा इस देहली ऊर्जा से के बराबर या उससे अधिक होती है। अब वक्र देखो इस प्रकार से ये वक्र प्राप्त होता है, ये है ना। मान लो ये ए बी सी डी और ये ई यहाँ पे एफ। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, अब ये ई एफ, ये जो एरिया है ये उन अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या देहली ऊर्जा से जिनकी ऊर्जा अधिक होती है ना। तो ये एरिया बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उन अणुओं की संख्या बढ़ती है। देखो ये हमें ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि भाई देखो अब ये टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता है। और देखो इस ग्राफ का जो एरिया है, देखो ये पहले वाला ग्राफ है, अणुओं का अंश कितना होता है? कुल अंश 1 होता है। तो पहले वाले ग्राफ का जो एरिया है वो इतना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया है पहले वाले ग्राफ का, है ना। और देखो अणुओं का अंश तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये जो दूसरा ग्राफ है इसका भी एरिया उतना ही रहना है। देखो जैसे ये वक्र की चोटी नीचे आ जाती है तो इधर से जो ग्राफ है ये ऊपर चला जाता है, क्योंकि एरिया इसका भी इतना ही होना है, एरिया इसका भी, क्योंकि जो पूरा अंश है वो 1 होता है। तो इस वक्र से हमें ये पता चलता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उन अणुओं के अंश में वृद्धि होती है जिनकी जो ऊर्जा होती है वो देहली ऊर्जा से अधिक होती है। तो जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो 2 कारकों की वजह से अभिक्रिया का वेग, हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ता है। तो इसके 2 कारण हैं जिस वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। पहला कारण तो ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि होती है। जैसे इस वक्र से यहाँ से प्राप्त हमें पता चल रहा, देखो पहले ये एरिया इतना था, ये इतना एरिया ये प्रदर्शित करता है कि ये वो अणु है इसमें जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक है या उसके बराबर है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है, यानी कि अणुओं का अंश बढ़ता है। देखो पहले तो देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अणुओं का अंश है ये, अब देखो ये यहाँ तक पहुँच रहा है, यानी कि अणुओं का अंश बढ़ रहा है ना, एरिया बढ़ रहा है। ये ए बी सी डी ई एफ ये प्रदर्शित कर रहा है कि अणुओं का अंश जिनकी गतिज ऊर्जा जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा या उससे अधिक है, ये एरिया बढ़ा हुआ एरिया ये प्रदर्शित करता है कि उन अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ने के 2 कारक होते हैं, 2 कारण होते हैं वेग बढ़ने के। पहला मैंने आपको बताया कि उन अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उन अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक या उनके बराबर है। दूसरा
कारण टेम्परेचर बढ़ाने पर जो संघट आवर्ती होती है, संघट आवर्ती मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, आपस में जो टक्करों की, प्रभावी टक्करों की जो संख्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रभावी संघट आवर्ती बढ़ती है, मतलब प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है। तो इस वजह से अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ, देखो ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये, और मैक्सवेल वितरण वक्र। देखो जो मैक्सवेल वितरण वक्र है ये हमें बताता है कि कैसे जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर उन अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।